गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बेसिक्स नेटवर्क्स के और डमी एक्टिविटीज़। मैंने आपको कुछ नेटवर्क्स भी बताए बना के। सीपीएम पार्ट में मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि जितना जल्दी आपका नेटवर्क बनेगा, आगे के कार्यक्रम, आगे की जो सॉल्यूशंस हैं उतनी ही जल्दी हो जाएंगे। इसलिए फोकस करें नेटवर्क्स पे, नेटवर्क्स की डिपेंडेंसी कैसे बनते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क पे ही होता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं आते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको और भी चीज़ें सिखानी है सिर्फ नेटवर्क पे। तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो नेटवर्क से डर जाते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, स्टडी आपने बेसिक्स की करनी है और जिन बेसिक्स को लगा के आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डमी एक्टिविटीज़ के कुछ नेटवर्क्स करेंगे। मैंने आपको प्रॉब्लम कराएंगे हम लोग P9। आप अपनी बुक में देखें, बुक में आपको P9 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और बी एक्टिविटीज़ हैं, ABC से लेके S तक एक्टिविटीज़ हैं। प्रीडिसेसर में हम देख रहे हैं ए और बी एक्टिविटी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, सी और डी एक्टिविटी के पहले ए और बी है। फिर ई एक्टिविटी गौर से देखेंगे तो ये सी और डी दोनों के साथ आ रही है, और जबकि एफ एक्टिविटी डी अकेले आ रही है। यानी कि आप समझ गए होंगे ये हमारा डमी एक्टिविटी का केस 2 लग रहा है इसमें, जिसमें डी एक्टिविटी एक बार तो अकेले आ रही है और एक बार किसी के साथ आ रही है। तो एक बार बनाएं इस नेटवर्क को। P9 डमी का एक केस सेकंड है। ये मेरी दोनों एक्टिविटी हैं ए और बी। ए से मैंने सी को निकाला और बी से मैंने डी को निकाला। अब देखें आगे क्या है। जो ई एक्टिविटी है वो सी और डी से निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि मुझे डी की डिपेंडेंसी चाहिए किस पर, सी पर। अब ये मेरा पॉइंट हो गया सी और डी, और ये मेरी एक डमी एक्टिविटी कहलाएगी, इसलिए इसका ड्यूरेशन होगा 0। यहां से मैंने ई एक्टिविटी को निकाला, और एफ एक्टिविटी कहां से निकल रही है, एफ एक्टिविटी देखेंगे वो डी से निकल रही है। तो ये एक्टिविटी मैंने एफ निकाली डी से। इसके बाद आगे देखेंगे जी एक्टिविटी ई से निकल रही है और एच एक्टिविटी एफ से निकल रही है, और इसके आगे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यानी कि यहां पर नेटवर्क हमारा बंद हो रहा है। ये मेरी जी एक्टिविटी है और ये मेरी एच एक्टिविटी है, और यहाँ पर जाके हमारा नेटवर्क ख़त्म हो गया। तो ये हमारा डमी एक्टिविटी का केस 2 था। ठीक है, अब हम अपनी ही बुक का P14 देखेंगे। मैं आपको स्लोली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क की तरफ ले जा रहा हूँ। एक तरफ से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क करेंगे तो आपको डर जाएंगे। तो अब आपको देखेंगे पूरे हमारे सारे ही नेटवर्क होंगे बट सीक्वेंस में होंगे। अब देखेंगे ए से लेके एच तक एक्टिविटी है। ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। बी और सी जो है दोनों ए से निकल रही हैं। इसके बाद देखेंगे डी जो है बी के बाद निकल रही है, और जो सी है, ई है जो, वो बी और सी दोनों से निकल रही है। यानी कि बी एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक बार अकेले आ रही है और एक बार किसी के साथ आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, केस 2 लग जाएगा हमारा। तो इसमें डमी एक्टिविटी का
केस 2 हम लगा देंगे। चलिए, जैसा मैंने बताया, ए एक्टिविटीज अकेले है, फिर यहां से बी एक्टिविटीज और सी एक्टिविटीज बन रही हैं। इसके बाद देखेंगे जो डी एक्टिविटीज है वो बी से बन गई, तो डी एक्टिविटीज बी से बन जाएगी, और जो ई एक्टिविटी है वो कहाँ से बन रही है, वो बी और सी से बन रही है, यानी कि बी से एक हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हमारा ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से हम अपनी ई एक्टिविटी बना देंगे। इसके बाद देखेंगे एफ एक्टिविटी कहाँ पर है। एफ एक्टिविटी हमारी ई के बाद जा रही है, बट पॉइंट यह है हमने डी से क्यों मिलाया, तो गौर से देखें, डी और एफ दोनों आपस में एक जगह मर्ज हो रहे हैं। मैंने बताया था हम लोग आगे के नेटवर्क में लिंकिंग कहाँ है वो भी देखते जाएंगे। जी एक्टिविटी हमारी डी और एफ दोनों से निकल रही है, और इसके बाद हमारी आखिरी एक्टिविटी एच है। तो यहाँ पर हमने डमी कहाँ इंसर्ट किया, डमी हमने यहाँ पर इंसर्ट करा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे हमारी बुक में P8 एक हमने प्रॉब्लम बनाई हुई है, उसको देख लें जरा। ए एक्टिविटी है, इसके पहले कोई नहीं है, इसके बाद बी और सी दोनों ही ए से स्टार्ट हो रही हैं, फिर जो डी एक्टिविटी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो एक एक्टिविटी और है ई, जो ए से स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एफ एक्टिविटी जो है वो हमारी बी और ई से स्टार्ट हो रही है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर गौर से देखें, मैं यहाँ पर ई एक्टिविटीज अगर बना देता हूँ तो बी और ई पॉइंट लाने के लिए मुझे यहां से क्रॉस करके आना पड़ेगा, तो ये गलत है। तो सही तरीका क्या है, मैं इसका नाम सी से हटा के मैं अगर इसका नाम ई कर दूं और इसका नाम मैं सी कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपने जो भी नेटवर्क है वो एक बार में ही बन जाएगा, एक बार आपका गलत हो सकता है। इसलिए ऑलवेज करें पेंसिल से नेटवर्क ड्रॉ करें हम हमेशा, क्योंकि पेंसिल से आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो बी और सी एक्टिविटीज हो गई, डी एक्टिविटीज हमने बना ली है।
ई एक्टिविटीज बना ली है और एफ एक्टिविटीज अब हमारी कहाँ से हो रही है, बी और ई से। तो हम एक पॉइंट लेके आएंगे, एक डमी इंसर्ट कराएंगे, बी और ई आ गया ये पॉइंट हमारा। अब यहाँ से हमारी एफ एक्टिविटी जाएगी। तो देख लें एफ जाके मिल किससे रही है, गौर से देखेंगे। एफ जो एक्टिविटी है वो हमारी डी और एफ दोनों मिल रहे हैं, यानी कि हमको एफ को डी से मिला देना है। ठीक है। अब जी एक्टिविटी देखें कहां से स्टार्ट हो रही है। जी एक्टिविटी हमारी सी से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद एच एक्टिविटी हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, एच एक्टिविटी हमारी बी और एफ से स्टार्ट हो रही है। आगे देखेंगे आई एक्टिविटी हमारी जी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा मैंने बताया था कि नेटवर्क आगे देखते रहेंगे। एच और आई आपस में मर्ज हो रहे हैं, देखिए। तो इसलिए आई को एच पे जाके आप मर्ज कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर जी एक्टिविटी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में डमी हमने कहाँ इंसर्ट किया, यहां हमने इसमें डमी इंसर्ट किया। ठीक है ना। चलिए अब आप अपनी बुक में मैंने आपको एक P15 प्रॉब्लम दी हुई है, चलो वो देखेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये आगे पीछे आप बार बार नंबरिंग क्यों कर रहे हैं। तो मैं सीक्वेंस में भी करा सकता हूं, बट सीक्वेंस में कराने में एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि कुछ प्रॉब्लम्स सिंपल हैं जैसे अभी हमने कराई, अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो P15 प्रॉब्लम हम देखेंगे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छे नेटवर्क्स आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी दो डमी इंसर्ट करनी पड़ेंगी इसमें, पढ़ लें। ए हमारी जो है अकेली एक एक्टिविटी है, इसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। इसके बाद बी सी डी तीनों एक्टिविटी ए से स्टार्ट हो रही हैं। बी सी डी। अब ब्यूटी समझिएगा, बी और सी ई एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो रही है बी और सी से, और जो एफ एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो हमारी सी और डी से स्टार्ट हो रही है। यानी कि जो सी एक्टिविटी है वो दोनों बी और डी में दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सी से बी पर भी डमी डालेंगे और डी पर भी डमी डालेंगे। अब ये दोनों पॉइंट हमारे बी और सी हो गए, बी सी और सी डी दोनों हो गए। अब यहां से आगे देखें, यहां से ई और एफ निकलना है और आगे ई और एफ देखिए, गौर से देखिए, ई और एफ यहां पर मर्ज भी हो रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारा ये जी बनता है। अभी मैंने आपको सिर्फ नेटवर्क पढ़ाया है और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं।
ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे हमारी बुक में P13 प्रॉब्लम दी हुई है। ये प्रॉब्लम अभी तक की सभी प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग गुड। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये, पढ़ लेते हैं। ABC तीनों एक्टिविटीज़ हमारी एक साथ शुरू हो रही हैं। तो ये हमारी A एक्टिविटी है, ये हमारी B एक्टिविटी है, और C हम लोग बाद में करते हैं। चलिए ये हमारी C एक्टिविटी है। अब देखें जो D और E एक्टिविटी है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? A और B से, जबकि हमारे पास A और B तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। यानी कि यहाँ पर हमें दोनों को लेके आना है। तो A और B की दोनों की सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और एंड पॉइंट भी सेम ही है। तो हमें चूंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और दोनों एक्टिविटीज़ की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, ये 4 दिन की है और इसका 7 दिन है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है। एंड इसलिए क्योंकि यहाँ से ही C और D एक्टिविटी स्टार्ट होनी है। तो ये हमारा डमी एक्टिविटी का केस 1 लग गया इसमें। अब यहाँ से हमें C और D दोनों को स्टार्ट करना है। ध्यान देने वाला है कि आगे हमको D और E, आगे हमें C D E तीनों चाहिए। यानी कि इस पॉइंट पर हमको C D E तीनों चाहिए। तो यहां से मैंने एक तो D को यहां पे मर्ज कर दिया और E मैंने, देखिए A और B से दोनों से C और D और E निकल गए, लेकिन अब मुझे D C D E तीनों इसी पॉइंट पे चाहिए। तो जबकि E नहीं आ रहा है तो मैं E से भी डमी यहां पर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्यों? E का ड्यूरेशन कितना है? E का ड्यूरेशन है 7 और इसका ड्यूरेशन है 5। तो मैंने बताया ना डिफरेंट ड्यूरेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। तो हमें ये रिलेशनशिप डमी से इंसर्ट करनी होगी। बेटर है कि हम ऊपर वाली इसको हम E बनाएं। थोड़ी लंबा नेटवर्क है, वैसे कोई कंपल्सन नहीं है। और इसको हम T बनाएं और फिर यहां से हम डमी इंसर्ट करें। अब ये पॉइंट मेरा C D E तीनों आ गए। अब C D E देखिए, यहां से F और G को निकलना है। F हमारी छः दिन की है और G हमारी 5 दिन की है। F 6 दिन है, G 5 दिन है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया, दोनों स्टार्ट यहाँ से हो रहे हैं और एंड कहीं ना कहीं होंगे। तो अब ये देखिए लास्ट में ओपन है ये नेटवर्क, इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं दी हुई है। तो इसको भी हम फिर क्या है
डमी से ही क्लोज कर देंगे। तो इसलिए मैंने बताया था इस क्वेश्चन में हम जो नेटवर्क क्लोज होता है वो किससे कर रहे हैं, हम लोग डमी से कर रहे हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था जब डमी एक्टिविटीज़ पढ़ाई थी, पॉइंट 3 उसमें बताया था कि अगर नेटवर्क ओपन रह जाता है, वो फर्दर एक्टिविटीज़ नहीं दी होती हैं, तो इसको हम डमी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर लगाइए घर पर। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपनी ही बुक में P4, जहां ये ड्यूरेशंस दी हुई हैं। अभी उन ड्यूरेशंस का हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ नेटवर्क ड्रॉ करना सिखा रहे हैं। एक अभी हम कुछ देर बाद क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको ड्यूरेशन के यूजेस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले नेटवर्क ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, अब हमारा P4 क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे। A और B दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी वेरी गुड क्वेश्चन में आता है। चलिए, A और B दोनों ही एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ये A है, ये B है। आगे देखेंगे, C D E तीनों ही B से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो G है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? G स्टार्ट हो रहा है ADC से। यानी कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट होना चाहिए ADC। तो मुझे ये तो पता चल गया है कि B से जो हमारे कौन कौन से पॉइंट रेज हो रहे हैं, यहां से CDE, यानी कि C और D को तो ऊपर ही आना है, तो C को तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं, और D को मैं थोड़ा सा दूर खड़ा कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमारा D हो गया, और E हमारा, तो देखिए यही लिखा था ना, इसमें लिखा था ना CDE तीनों हमारे B से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, C और D का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? ये है, और एंड पॉइंट कहां है? ये। सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, सेम एंड पॉइंट है, लेकिन एक्टिविटीज दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, जो इनकी रिलेशनशिप आएगी वो किससे आएगी? डमी के चैनल से। तो A डायरेक्ट आ गया, C डायरेक्ट आ गया, और ये हमने इसमें एक डमी इंसर्ट कर दी। अब ये पॉइंट हमारा हो गया ADC। यहां से क्या स्टार्ट होना है हमारा? ADC से हमारा G स्टार्ट होगा। तो ये हमने ADC से G को स्टार्ट कर दिया। अब देखें, F कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो E के बाद हो रहा है। तो F हमारा E के बाद हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा नेटवर्क बना। इसमें ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। C और D का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज B, और सेम एंडिंग पॉइंट है, दैट इज A। सो
ये कौन सा है, डमी एक्टिविटीज का केस 1 अप्लाई होता है इस पर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और अच्छा नेटवर्क देखेंगे। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में आपकी डमी नहीं लगेगी, लेकिन वो क्वेश्चन आपको है सिंपल, थोड़ा सा नेटवर्क उसका हमने बड़ा बना दिया है। ये हमारी एक्टिविटीज हैं। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर है P10। इसमें डमी इंसर्ट नहीं हो रही है, बट ये लेंदी है। ABCDEFGHIJK ये इनकी एक्टिविटीज हैं और ये इनकी इमीडिएट प्रेसिडेंट एक्टिविटीज हैं। तो हम बनाते चलेंगे इसको। पहले ए एक्टिविटीज है, इसके बाद बी एक्टिविटीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो ए के बाद स्टार्ट हो रही है। तो पहले हमारी ए एक्टिविटीज है, फिर बी एक्टिविटीज ए के बाद स्टार्ट हो रही है, फिर सी एक्टिविटी किसके बाद स्टार्ट है, वो बी के बाद है। और डी एक्टिविटीज भी किसके बाद है, वो सी के बाद है। अब आप देखेंगे ई एक्टिविटी बी के बाद है। अब यहां से ट्विस्ट आया क्वेश्चन में, वापस आइए क्वेश्चन में, ई एक्टिविटी बी के बाद है, यानी कि बी के बाद यहां से एक आपकी नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और उस एक्टिविटी का नाम है ई। फिर देखेंगे जो एफ एक्टिविटीज है वो किसके बाद है, ई के बाद है। और जो एफ एक्टिविटीज है आगे जाके गौर से देखेंगे तो डी और एफ दोनों मर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी ई के बाद एफ एक्टिविटी निकलेगी और डी और एफ यहां पर जाके मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, वो किसके बाद हो रही है, वो डी और एफ के बाद स्टार्ट हो रही है। फिर अब और देखें एच एक्टिविटी कहां से स्टार्ट हो रही है, एच एक्टिविटी ओके, फिर से देखिए वापस ई पे ये आ गई है, यानी कि ई से हमारी एच एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। यहां से फिर हमारी एक एच एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और अब आई एक्टिविटी कहां से स्टार्ट हो रही है, आई एक्टिविटी हमारी एच से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये गौर से देखिए ये जी और आई आपस में आगे जाके मर्ज हो रहे हैं, यानी कि आई एक्टिविटी जो है वो जी पर जाके मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारा जी और आई पॉइंट बन गया। अब देखेंगे जो जे एक्टिविटी है वो हमारी जी और आई से स्टार्ट हो रही है और इसके बाद फिर हमारी सिंपल सा क्वेश्चन के एक्टिविटी है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में हमको वापस बार बार पीछे जाना पड़ रहा था। कई बार क्या है, जैसे हम लोग डी तक चले गए, फिर ई देखेंगे तो हमारी ये प्रिजम्पशन होती है कि वो आ गई होगी,
ऐसा नहीं है, पीछे वाली एक्टिविटी से भी कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में जो ड्यूरेशंस दी हैं वो हम अपनी नोट कर लेंगे। तो जो ड्यूरेशंस हैं वो हमेशा एक्टिविटीज़ के नीचे लिख ली जाती हैं। ए एक्टिविटीज़ की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 13 है। बी एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन है 8। सी एक्टिविटी की ड्यूरेशन 10। डी एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन 9। ई एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन है 11। एफ एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन है 10। जी एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 8। एच एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 6। आई एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन है 7। जे एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 14 और के एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 18। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखिए लिखा था इन्होंने, ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। हमें अब क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो कॉन्सेप्ट समझें, क्रिटिकल पाथ क्या है। एक बात समझा दूं आपको, इतनी देर से अभी हमने क्रिटिकल पाथ के बारे में बात ही नहीं करी है। अब पॉइंट आया क्रिटिकल पाथ का। क्यों? मैंने आपको पहले टाइम पे भी, मैं स्टार्टिंग में भी क्रिटिकल पाथ बोल सकता था, बट आप लोग हमेशा देखते थे सर क्रिटिकल पाथ क्यों नहीं पढ़ाया, क्रिटिकल पाथ क्यों नहीं पढ़ाया। तो हमने हमेशा आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्रिटिकल पाथ आया, क्रिटिकल पाथ कुछ नहीं, बच्चों का काम है, 2 मिनट में समझा दूंगा मैं। लेकिन अगर नेटवर्क पर फोकस नहीं होए तो फिर क्रिटिकल पाथ निकालने का फायदा क्या है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पाथ के बारे में। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है एट ए और एंड कहाँ पर हो रहा है, के पर एंड हो रहा है। यानी कि हमारा जो पाथ है वो हमें ए से लेके के तक का हमें ड्यूरेशन निकालना है। यानी कि ड्यूरेशन हमें जो है वो हमें ए से लेके के तक का निकालना है। तो पहले हम ये देखेंगे हमारे पॉसिबल पाथ कौन कौन से हो सकते हैं फ्रॉम ए टू के। ए से के तक पहुंचने के जो हमारे पॉसिबल पाथ हैं वो बताएं कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखें, ए से के तक पहुंचने के जो पॉसिबल पाथ हैं हमारे नेटवर्क में ही है, जरा हमें ध्यान से देखना होगा। ये हमारा नेटवर्क आ गया है। हम ए से बी जाएं, बी से सी जाएं, सी से डी जाएं, डी से जी जाएं, जी से जे जाएं और जे से के जाएं। दूसरा, हम ए से बी जाएं, बी से सीधे ना जाके हम ई पे चले जाएं और ई से फिर हम एफ लें और एफ से फिर हम जी लें और जी से हम जे लें और जे से हम के लें। तीसरा, हम ए से बी जाएं, बी से ई जाएं, ई जाएं, फिर ई से एफ का रास्ता ना लेके हम कहाँ जाएं, एच वाले रास्ते पे जाएं। ई से हम चले जाएं एच पर और एच से हम जाएं आई लें और फिर हम जे ले लें और फिर के ले लें। तो इस तरीके से हम 3 रास्तों से जा सकते हैं। अब जरा इनके ड्यूरेशन देख लें। ये पाथ हो गया और ड्यूरेशन क्या होंगे, ड्यूरेशन भी देख लेते हैं। ए एक्टिविटीज का ड्यूरेशन है 13। बी एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है, बी एक्टिविटी का ड्यूरेशन बताया मैंने 8 है, 8। सी एक्टिविटी का 10, डी एक्टिविटी का 9, जी का 8, जे का 14 और के का 18। टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, 21, 31, 40, 40 और 8 48 और 14 62 80। दूसरी एक्टिविटीज़ में जाएंगे
तो 13 प्लस 8, ई का ड्यूरेशन है 11 और एफ का ड्यूरेशन है 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 18, 13 और 8 21, 32, 42, 50, 32, 82। तीसरे पाथ का ड्यूरेशन कितना है? ए 13 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 18, 13 और 8 21, 32, 6 38, 7 45, 45 और 32 77। तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है वो है हमारा ए बी ई एफ जी जे के। तो इसलिए क्रिटिकल पाथ जो होगा यही हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो जो क्रिटिकल पाथ है वो हमारा कौन सा है? ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। और जो क्रिटिकल पाथ आपका निकल आए तो आप अपने नेटवर्क पे इसको डबल लाइन से नोटिफाई कर दें, जिससे क्या है आपको पता रहे कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। अब क्रिटिकल का मतलब क्या है ये तो बता दें सर। क्या हमें सिर्फ यही एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कि सी डी एफ आई ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी है? तो ये हम लोग गलत समझते हैं। जो अगर आपको ये कहे कि क्रिटिकल का मतलब ये है कि सिर्फ यही एक्टिविटीज़ करनी है, बाकी की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं है। समझिए ज़रा, अगर हम 82 डेज का प्रोजेक्ट लेते हैं तो 82 डेज इज़ द मैक्सिमम पीरियड। इस पीरियड के अंदर हमारी बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पैरेलली हो जाएंगी। कैसे? जब हम बी एक्टिविटी पे होंगे और बी से हम ई एक्टिविटी कर रहे होंगे, जिसमें हमको 11 डेज लगने हैं, ई एक्टिविटीज में हमको कितने डेज लगने हैं? इसमें हमको 11 डेज लगने हैं। तो 11 डेज जब हम करेंगे तो हमारी सी एक्टिविटीज पैरेलली कंप्लीट हो जाएगी। तो कई लोगों के, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं सर, जो क्रिटिकल पाथ का मतलब है कि वही एक्टिविटीज़ करनी है और दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। तो ये गलत है। क्रिटिकल पाथ का मतलब है लॉन्गेस्ट। अगर हम लॉन्गेस्ट पीरियड ले लेंगे तो फिर उस प्रोजेक्ट, उस ड्यूरेशन में हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती जाएंगी पैरेलली। तो हम क्रिटिकल पाथ इसलिए लेते हैं जिससे हम ड्यूरेशन, जो प्रोजेक्ट लेंथ है, वो मैक्सिमम ले सकें। क्यों? कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर जैसे मैंने प्लास्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करा दिया, अब स्ट्रक्चर का मतलब है पिलर वगैरह हो चुके हैं, अब उसमें ब्रिक वर्क होना है, तो क्या हम ब्रिक वर्क होने के साथ साथ फ्लोरिंग में टाइल वगैरह नहीं लगवाते हैं? टाइल लगा देते हैं। साथ में हमारा सैनिटेशन का काम शुरू होता है। क्यों? ब्रिक वर्क और सैनिटेशन एक साथ हो सकता है। इसके बाद जैसे प्लास्टर होता है तो प्लास्टर के साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल की फिटिंग भी करा देते हैं, बिजली वायर वगैरह डाल देते हैं। तो ये दोनों काम पैरेलल हो सकते हैं, एक दूसरे से इनका कोई लिंक नहीं है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक साथ होती हैं। तो अब कॉन्सेप्ट है कि ये क्रिटिकल पाथ का मतलब हमें यूज़ कहाँ है। तो समझिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाया और उससे कहा कि भाई ये हमारे 2 टावर खड़े हुए हैं और इन टावरों पे आप बताइए कि कितने का खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा इनको कंप्लीट होने में। ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा सर हमारा इतना टाइम लगेगा। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग करेगा वो क्या करेगा? वो सारी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करेगा और वो देखेगा कि सारी एक्टिविटीज़ में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम
किसी भी तरीके से वर्स्ट केस सिनेरियो लेने पर भी मुझे मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। तो वो उसने देखा कि अगर मैं सारी एक्टिविटीज़ को लिंगर ऑन भी कर दूंगा ना तो मेरी 82 डेज लगते हैं, ठीक है ना। तो ये वो आप मालिक के पास जाके बोलेगा कि सर मुझे 82 डेज का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना आया, 82 डेज। पीटीआर ध्यान रखने वाला है, क्रिटिकल पाथ does not mean that activities on critical path is only to be executed. We take longest time so that all other activities non-critical completed पैरेलली। ये एक्टिविटीज हमारी पैरेलली कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ हमारा लॉन्गेस्ट टाइम, वो हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाता है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ का मतलब ये कभी नहीं है कि सिर्फ आपने वही एक्टिविटीज इंसर्ट करनी है, वही एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है जो एक्टिविटीज हमारी क्रिटिकल पाथ पे आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है नेटवर्क। फिर हमें इनके पॉसिबल पाथ निकालने हैं एंड इट्स ड्यूरेशन निकालना है। फिर हमें जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का पाथ है वो निकालना है, और यही हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे आगे, नेटवर्क के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्रिटिकल पाथ एंड फ्लोट्स के करेंगे। इससे पहले एक हमारा बेसिक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो और करा देते हैं। 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारी बुक में हमने आपको P1 प्रॉब्लम कर दी हुई है, जरा इसको एक बार पढ़ लें। P1 प्रॉब्लम पढ़ेंगे सभी लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम हमने सबसे बाद में क्यों करा रहे हैं। ये प्रॉब्लम अगर मैं सबसे पहले करा देता तो आपको नेटवर्क बहुत डरते आप इससे। अब नहीं डरेंगे, अब मुझे पता है आप नहीं डरेंगे, ठीक है। तो हमने देखा A और B 2 एक्टिविटीज हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं P1 प्रॉब्लम। A और B दोनों एक्टिविटीज हैं। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे से बनाते हैं। चलिए, A एक्टिविटीज हैं और B एक्टिविटी है। ये दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद देखेंगे जो C एक्टिविटी है वो B के बाद आ रही है, ठीक है। जो C एक्टिविटी है वो B के बाद है, और जो D एक्टिविटी है वो A के बाद है। ओके,
इसके बाद देखेंगे हम ई और एफ जो है वो सी से स्टार्ट हो रही हैं। चलिए, तो थोड़ा सा नेमिंग में हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज हैं, इसका नाम मैंने ए कर दिया और इसका नाम मैंने बी कर दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो सी एक्टिविटी है वो बी से स्टार्ट हो रही है और जो डी एक्टिविटी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो डी एक्टिविटीज हमारी ए से स्टार्ट हो रही है। आगे पढ़ें। जो ई और एफ एक्टिविटीज हैं वो हमारी सी से स्टार्ट हो रही हैं और आगे भी और भी देखेंगे। अब थोड़ा सा बहुत नीचे देखें, डी ई जी जे, ये चारों एक्टिविटीज आपस में मर्ज हो रही हैं। के पॉइंट पे ज़रा ध्यान दीजिए, यानी कि हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पर हमको डी चाहिए, ई चाहिए, जी चाहिए और जे चाहिए, चार एक्टिविटी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं फिर, क्योंकि इतने से काम चलेगा नहीं। अब ठीक है, अब इस पॉइंट पर मुझे डी ई जी जे चार एक्टिविटी चाहिए। ठीक है, ये मेरी डी एक्टिविटीज है। तो सी से ई हमें पता है, फिर यहां आना ही आना है, तो अब डी ई दो पॉइंट हो गए। ये हमारी डी ई और जी जे चार चाहिए, अभी दो पहुंच गए हमारे। आगे पढ़ें। सी से ई निकल गया है और सी से ही एफ जाएगा, तो सी से हमने एफ को निकाला। अब जो जी है, जी और एच एफ से निकल रहे हैं, तो हमें पता है जी कहाँ जाना है, हमें पता है जी ऊपर जाना है डी और ई के पास, तो जी को भी यहीं पहुंचा दें और एच हमारा आगे चला गया। अब आगे देखें, जो आई है वो हमारा एच से निकल रहा है। चलिए, आई को हमने एच से निकाला, ये हमने आई निकाल दिया। अब आगे देखें, जो जे है वो आई से निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने जे को लेके गए। देखिए सीक्वेंस में हमें यहां पर पता था कि हमें ये चार चाहिए हैं, डी ई जी जे, तो हमने एक एक करके इनको यहां पर ले आए। अब आगे देखेंगे, एल जो है वो हमारा कहां से निकल रहा है, आई से निकल रहा है। एल जो है हमारा ये हमारा एल निकल आया, और जो के है वो कहां से निकल रहा है, वो इन चारों पॉइंटों से निकल रहा है।
और इसके आगे फिर कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एक m बचता है। तो P10 के बाद ये क्वेश्चन करना थोड़ा इजी पड़ता है। P1 अगर इसको करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी अच्छा है, तो इसको आप जब भी करें वो करें हमेशा आफ्टर P10 करें से, ठीक है सर। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको और करते हैं हम लोग। हमारी बुक में P16 हमने एक क्वेश्चन रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है नेटवर्क का। ये भी वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डमी वगैरह सब है और थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। P16 ये क्वेश्चन है, देखिए। Adjoining is a list of descriptions for a project XYZ building a boat. Draw the network. A और B जो दोनों एक्टिविटी हैं वो अकेले स्टार्ट हो रही हैं, तो एक एक करके बढ़ते जाएंगे। A और B हमारी एक्टिविटीज एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद जो CDE तीन एक्टिविटीज हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? वो हमारी तीनों A से स्टार्ट हो रही हैं। चलिए ये हमने C स्टार्ट कर दी। थोड़ा देख लें कहीं कोई रिलेशनशिप तो नहीं बन रही है, कोई एक्टिविटी किसी के साथ मर्ज हो रही हो। FGH हमारी C से स्टार्ट हो रही है और देखिए B और D एक्टिविटीज आगे जाके मर्ज होनी है, तो यानी कि जो C और D है वो हमारा B के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और E एक्टिविटीज हमने फिर अलग से खड़ी कर दी। चलिए ये एक्टिविटीज आ गई हमारी। A भी दो एक्टिविटीज थी, फिर A से हमने तीन एक्टिविटीज निकाल दी, CDE। अब आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अब इसमें जो B और D है इससे हमारी जो एक्टिविटी जा रही है वो है J, तो ठीक है ये हमारी एक्टिविटी J चली गई। और अब FGH ये तीनों निकल रहे हैं C से, और आगे देखेंगे F और J आपस में मिल रहे हैं, यानी कि ये हमें पता चल गया है कि जो C से F निकलेगा वो J में जाके मिल जाएगा। तो मेरा ये पॉइंट F और J हो गया, जैसे ये पॉइंट मैंने V और D बनाया था, ठीक है। आगे देखें जो G है वो निकल रहा है हमारा FG और H। अब H का हमें देखना है कि कहाँ जाना है H को, तो H गौर से देखें, E और H ये आगे जाके मिल रहे हैं। L कहाँ से निकल रहा है? EHGK से, यानी कि H हमारा जो C से H निकल रहा है वो E में जाके मिल जाएगा। अब ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया? EH हो गया, ठीक है। ये पॉइंट मेरा G है। अब जरा देखें K कहाँ से आ रहा है? K आ रहा है मेरे पास F और J से, ये देखिए लिखा है F और J से K आ रहा है, B और D के नीचे से। और K का हमें पता है ये G में जाके मर्ज होगा, क्योंकि मुझे पॉइंट जो चाहिए वो चाहिए
EHGK, ठीक है। अब देखें जरा, जो L है वो L स्टार्ट हो रहा है मेरा कहां से, EHGK से। ये पॉइंट मेरे पास है GK और ये पॉइंट है EH, ये पॉइंट है मेरे पास GK और ये पॉइंट है मेरा EH। तो अगर मैं यहां से एक डमी इंसर्ट कर दूं यहां पर, तब ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, EHGK बन गया। और यहां से मुझे L निकालना है। ओके, M कहां से निकलना है, EH से M निकलना है। और देखिए M L के साथ आगे जाके मर्ज हो जाएगा। और फिर इसके बाद N निकलना है। तो ये नेटवर्क हम लोग पहली बार में नहीं बना सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बिना प्रैक्टिस के ये नेटवर्क नहीं बनेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करें। अब हमारे नेटवर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने देखें गौर से, हमने अपनी बुक में एक बार देख लें सारे क्वेश्चंस। P1 हम कर चुके हैं, P2 कर चुके हैं, P3 कर चुके हैं, केस स्टडीज में कराया था मैंने डमी में। P4 कर चुके हैं, P5 सबसे पहले कराया था, P6 कर चुके हैं, P7 सबसे पहले कराया था, P8 कर चुके हैं, P9 कर चुके हैं, डमी एक्टिविटीज के बाद सबसे पहले यही कराया था। फिर P10 कर चुके हैं, P11 P12 अभी हमने नहीं किया है, P13 कर चुके हैं, P14 कर चुके हैं, P15 कर चुके हैं और P16 भी कर चुके हैं। अब अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग P12 करेंगे और P12 हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में हम लोग फ्लोट कैलकुलेशन सीखेंगे और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये सारी कैलकुलेशन सीखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप करेंगे हम लोग बाद में। चलिए, थैंक यू।